Okay, hello everyone. Uh, Welcome to this lecture on adversarial search. So far we have studied, right? So what we have studied so far? So far we covered the normal search algorithms like BFS, DFS. We talked about A star, UCS, right? A star, UCS. So some of these are un uninformed search strategies. Some of them are the informed search strategies, which uses the heuristic values to find the path, right, to guide the search algorithm ताकि जो path है वो थोड़ा जल्दी मिल सके. उसके अलावा we studied about local search algorithms. Right? So what were the local search algorithms? Local search algorithms में क्या हो रहा था कि everything था जो एल्गोरिथम थी वो सिर्फ एक करंट नोड मेंटेन कर रही थी. उसके अलावा and yes, algorithm was only maintaining the current node and it was moving to the next possible state जो भी better थी current node से, and this process was keep repeating until we found the local maxima or local minima. So this was the idea behind local search strategies. So here we studied जो frontier use करते थे, and this is where only current state was being. And जो अभी तक के जो भी सर्च एल्गोरिथम हमने पढ़ी है, राइट, तो सो फार जो भी सर्च एल्गोरिथम्स हमने पढ़ी है दोज हैव बीन एल्गोरिथम्स जहाँ पे सिर्फ एक एजेंट था, राइट. सो देयर वाज ओनली वन एआई एजेंट व्हिच वाज एक्टिव. So this was the our agent working in this environment, and उसके बेसिस पे the agent was trying to find the solutions and so on. जैसे अगर हम सर्चिंग वाली बात कर रहे थे तो सर्चिंग में क्या हो रहा था कि एजेंट को मान लो स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक जाना था. तो देयर वाज ओनली वन एजेंट व्हिच वाज मूविंग इन द स्टेट स्पेस ग्राफ एंड इट वाज गोइंग फ्रॉम successor of S to S1, then S2, and going to till goal. So there was only one agent A which was in Excel. बट ये जरूरी नहीं है, राइट. हमेशा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही एजेंट हो. फॉर एग्जांपल व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल एजेंट्स इन द सिस्टम. इस और मल्टीपल एजेंट्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दो आर गेम्स, राइट. रिमेंबर जैसे चेस आप खेल रहे हैं या फिर एक सुडोकू आप खेल रहे हैं. सुडोकू नहीं, लेट्स सपोज जैसे टिक टैक टो आप खेल रहे हैं. तो टिक टैक टो में दो प्लेयर होते हैं. एक प्लेयर जो होता है वो एक्स चूज करता है, राइट. दिस इज द प्लेयर वन एंड दिस इज प्लेयर ओ जो कि प्लेयर. तो there might be multiple agents running in this system. So, so what happens then? तो इस केस में क्या होगा? Each agent will consider the action of other agents, right? क्योंकि अब अगर जैसे यहाँ पे टिक टैक टो वाले में अगर प्लेयर वन कोई मूव चल रहा है उससे भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और उसकी स्टेट चेंज हो रही है, और वो स्टेट जो चेंज हो रही है उससे प्लेयर टू इफेक्ट हो रहा है और प्लेयर टू के मूव से प्लेयर वन इफेक्ट हो रहा है. तो दीज अदर एजेंट्स आर अफेक्टिंग ईच अदर. दैट मीन्स कि अगर कोई भी डिसीजन जो एजेंट वन ले रहा है दैट शुड बी दैट वुड अफेक्ट द एजेंट टू एंड एजेंट टू के डिसीजंस विल अफेक्ट एजेंट वन. तो वी नीड टू मेक श्योर कि जो एजेंट वन के डिसीजंस है दैट आर इन अ मैनर कि एजेंट टू को कैसे अफेक्ट कर रहा है, राइट. तो दिस विल क्रिएट काइंड ऑफ लाइक अ सिनेरियोज वेयर तो यहाँ पे एक एजेंट के एक्शंस दूसरे एजेंट को भी अफेक्ट कर रहे हैं. तो अब दिक्कत है कि जैसे अगर मल्टीपल एजेंट्स है तो मल्टीपल एजेंट्स डिफरेंट टाइप्स में बिहेव कर सकते हैं, राइट. वन टाइप ऑफ मल्टीपल एजेंट्स कैन बी कोऑपरेटिव मल्टीपल एजेंट्स. कोऑपरेटिव मल्टीपल एजेंट्स मीन्स कि ऐसे मल्टीपल एजेंट्स जैसे जो एक साथ मिलके कोई काम करना चाह रहे हैं या फिर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी टैक्सीज वाला. कि लेट्स सपोज कि आप एक सिटी में
दिस इज योर सिटी। तो तो यहाँ पे ड्राइविंग एजेंट वन एंड ड्राइविंग एजेंट टू है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि these two agents will work with each other to reach their own destinations, right? ऐसा तो नहीं होगा कि ड्राइवर वन को अगर जल्दी जाना है तो वो क्या करेगा, ड्राइवर टू को टक्कर मारेगा, या फिर इट विल हिट द ड्राइवर टू एंड देन go ahead. It won't do that, right? Because that it will start affecting the D1 itself. क्योंकि if D1 hits D2, then damage will be sustained by D1 also, right? So in these scenarios, the multiple agents can be cooperative with each other. They can help each other, provide support to reach their own respective destinations. But there might be scenarios where the multiple agents are competitive against each other. And इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इज दिस गेम्स, राइट? गेम्स में क्या होता है, जैसे टू प्लेयर गेम है, फॉर एग्जांपल दिस टिक टेक टो। तो टिक टेक टो में दो प्लेयर्स है और दो एजेंट्स है, एक्स एंड ओ। these are two agents working in this system, and we know that ki if x wins, o will lose, or if o wins, x will lose. That means ki these are two against each other. They will play against each other, right? They won't be cooperative ones. They will be in a competitive environment. So the multiple agents can be either cooperative, depending upon whether they are helping each other to reach their own respective goals, or they can be competitive, where they are playing against each other. So here we'll talk about the competitive multiple agents, because that's where the real issues arise. Ki because of one agent's action, one agent will try to win, so that means कि he wants other agent to lose. So now, for example, यहाँ पे player X है, it will try to win the game, so that means it wants कि player O हारे. Similarly, अगर O जीतना चाहता है, that means player X को हारना पड़ेगा. So they will play against each other, or they will play moves which are harmful for others, right? So these kind of conflict scenarios gives the rise of something called adversarial search problems, where one agent is playing against a adversary, right? So these example of these is games. So games has been pretty popular in the AI. You have seen like lots of games which can be played by AI, like chess, tic-tac-toe, and there are others, right? So there is games in AI has a pretty rich history. You can go over online to see about what happened throughout the AI, history of AI in the games, what are the progress AI has made, and what are the challenges it has, and so there has been nowadays to like a computer can play game chess very like much better than humans. Right? So AI has been pretty advanced in terms of game. So how are games different from normal search algorithm? So normal search problems जो हमने अभी तक पढ़ी थी, तो one we discussed about it. One is there is a opponent which can which is playing against our AI agent, right? So now our AI agent has to consider what the option or what the action the opponent might take, and because of that, the AI agent's action will also be different, right? And there are usually time limits. जैसे chess वगैरह में भी कि an agent can't take forever to choose its move, right? It need to be take within few seconds or within ताकि otherwise there is a usual time limit. After that, if you don't take move, you will be lose. You will lose the game. So that's why this time limit also makes games a little harder compared to our normal search problems. So we'll talk about this. How can we solve these games? How can we model them into our AI problems and then use appropriate search algorithms
to solve or find the best possible action. Right? Okay, so in AI, games have a special format that we are gonna talk about. They are deterministic. So that means the any action taken by the agent, it has a fixed outcome. So action taken by players has a fixed outcome. Okay, they are not like ki football or something कि just you kick the ball and you don't know कि exactly ball जाएगी कहाँ पे. Right? It's hard to maintain the velocity, pressure you applied on the ball, surface, the ground surface, and so on. So these kind of games will not consider for now. The games you are gonna consider here are like chess or tic-tac-toe, mostly the board games जहाँ पे if you take an action, so there is a fixed set of outcome for it. We'll mostly talk about two-player games. We'll call one player max player and another min player. This is player one, and this can be thought of as a player two. Okay? So games will be like this: कि turn taking. Max will move first, then min player. तो जो turns होंगे, max का turn आएगा सबसे पहले, then min का turn आएगा, then उसके बाद max का turn आएगा, then again min का turn, and we'll keep continue this until we reach the end of the game. Okay, तो there won't be like कि दो continuous turn min के आ रहे हैं, उसके बाद भी nothing like this. So this won't happen. All games will be alternate. कि पहले max player अपना वो करेगा and then okay. And the other property that has a zero sum game, that means कि at the end of the game हर हर player को एक will assign a utility value. So those utility values are equal and opposite for each other. Right? तो like these are like award points कि जैसे अगर x जीत रहा है in tic-tac-toe, if x is winning, we can give him utility value 1, and अगर O is winning, then इसको utility value -1, because O अगर win कर रहा है, that means that is what lose for x, right? and अगर O x win कर रहा है, that is lose for, and अगर दोनों draw हो रहा है, then we can give utility value 0 कि कोई जीता नहीं. So let's model our game as a search problem, or ताकि we can search for a best optimal path or best move out of all the moves an agent has. Right? जैसे अगर मैं टिक टैक टो की बात करूँ, तो अभी अगर एक्स मैक्स प्लेयर का टर्न है, मैक्स प्लेयर मीन्स एक्स से, तो अगर इसका टर्न है तो कहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे 9 मूव्स है, राइट, 9 मूव्स पॉसिबल है, तो इनमें से कौन सा वन चूज करें. तो लेट सपोज कि this it either it can choose this, it can choose this, and so on. Which one to choose, we need a proper mechanism for that, right? We need to define our model, or our we need to model our problem as a search problem, which we can use to then we can use the search algorithms to search for a best possible move. So do that, we'll define something called S0, that is called initial state. So for example, tic-tac-toe के लिए जो initial state होगी, that will be empty board, that will be initial state. Players, so this player S takes is a function. So you can think of it as a function which takes S as an input and gives the किसका turn है, whether it's X player's turn or whether it's a O player's turn.
तो given a state empty state it will give us कि कौन से player का turn है. For example, if I give this as an input तो क्या होगा यहाँ पे अब किसका टर्न है ओ प्लेयर का टर्न है राइट बिकॉज एक्स हैज ऑलरेडी प्लेड इट्स मूव तो नाउ इट्स ओज टर्न एंड अगर मैं ये स्टेट देता हूँ तो इसमें एक्स और ओ ने एक एक मूव चल चुके हैं तो नाउ इट्स टर्न ऑफ एक्स तो समथिंग रिजल्ट फंक्शन एक्शंस फंक्शन रिटर्न द सेट ऑफ लीगल मूव्स इन स्टेट राइट तो कि उस प्लेयर के पास क्या क्या मूव्स अवेलेबल है तो जैसे इस स्टेट में एक्स का टर्न है तो एक्स के टर्न क्या क्या मूव्स अवेलेबल है यहाँ पे एक्स प्लेस कर सकते हो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो यहाँ पे तो जहाँ पे भी तो दैट विल बी एक्सेस रिजल्ट again a function which takes state s as input and a action and gives us the result तो इससे ट्रांजिशन मॉडल है तो जैसे इसमें कोई भी एक मूव जैसे अगर आपको ये स्टेट दी है एंड कोई मूव दिया है कि प्लेस ओ समवेयर ओ यहाँ पे तो दैट विल बी योर दिस विल बी योर रिजल्ट terminal state is or terminal test this terminal test what does it represents is whether game is over or not so this is true when game is over and these states are known as the terminal states तो ऐसी states जहाँ पे game over हो रहा हो those are known as the terminal states and then there is this utility function so this takes two parameters state and player and जिस प्लेयर का वो के लिए वो स्टेट है और उस स्टेट में उस प्लेयर के लिए इट विल असाइन सम यूटिलिटी वैल्यू तो इट असाइन द फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू फॉर स्टेट एस इन स्टेट एस फॉर प्लेयर बी तो एक स्टेट में मल्टीपल प्लेयर्स के लिए डिफरेंट यूटिलिटी वैल्यूज हो सकती है ओके जैसे फॉर इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ टिक-टैक-टो this is the initial state empty chessboard right empty tic tac toe board player function what player function takes state as input so it takes a state as input and gives us the कि किस प्लेयर का टर्न है उसमें तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में किसी किसी भी प्लेयर ने अपना टर्न अभी तक नहीं लिया दैट मींस अभी तक गेम स्टार्ट नहीं हुआ तो फर्स्ट टर्न जिसका मिलता है दैट इज एक्स प्लेयर तो यहाँ पे किसका टर्न है एक्स प्लेयर का टर्न राइट और यहाँ पे since x player has already turned its move now the turn is just remember this is the sequence of max min max min the max player is treated as a x and this is o this is x o okay actions what are the possible actions in that state for example जैसे यहाँ पे क्या क्या state तो actions define करने के लिए this taking a state as input okay तो first we need to find out कि किस player का turn है right तो we'll first call the player function तो उससे हमें पता चल जाएगा किस प्लेयर का टर्न है तो यहाँ पे किसके प्लेयर का टर्न है ओ प्लेयर का टर्न है तो ओ प्लेयर के पास क्या क्या ऑप्शन है आइदर प्लेस ओ है और ओ है एक्स एन वन
or place O here, x into place O there. Result function takes state as an input and action and resultant state. Okay, and give the resultant state. Terminal. So this is the terminal test. Checks whether game is ending in state S. जब S में गेम एंड हो रहा है तो दिस इज द टर्मिनल स्टेट और नो. तो यहाँ पे गेम एंड हो रहा है क्या? नहीं, दैट इज नॉट टर्मिनल स्टेट. क्योंकि यहाँ पे गेम एंड हो रहा है बिकॉज यहाँ पे x जीत रहा है. तो दिस इज द टर्मिनल स्टेट. एंड जो भी टर्मिनल स्टेट्स होती है, we assign some utility values to those will be assigned by the utility function. तो जैसे यहाँ पे x जीत रहा है तो विल assign the utility value +1. यहाँ पे अगर O जीत रहा है तो विल assign -1. अगर जैसे कुछ और आता है something like this, then no winner, तो utility value of this will be 0. Good, draw. Okay, so this is the like a search tree for tic-tac-toe game. This is the initial state. यहाँ पे मैक्स प्लेयर का टर्न है. नाउ मैक्स प्लेयर के पास 9 ऑप्शन है एक्स कहाँ पे एक्स प्लेस करना है, राइट. कैन it can be any of those pairs. So this is xn1, xn2, nine actions possible are it, and उनमें से it will take. जैसे इसने लिया, अब यहाँ पे अब मिन प्लेयर का टर्न है तो मिन प्लेयर कैन टेक appropriate action in the and so on unless we reach the end. यहाँ पे terminal states में where we will assign the utility values. x O जीता तो -1, ड्रॉ हुआ तो 0, और x जीता तो +1. So now that we have defined our model, how can we find the solution or how to get the solution or how to find the optimal path. तो जैसे यहाँ पे इतने actions possible थे तो इनमें से कौन सा action लिया जाए, how can we search that. तो normal search algorithm में हम क्या कर रहे थे, we were using search algorithm from the initial state going to one of the neighbors, जो frontier maintain करते चलते थे, and then we'll consider the path and the. जैसे अगर DFS का एग्जांपल ले तो this will do this, और BFS करना तो सबको कंसिडर करते जाते. ठीक है, so that was the case for normal search algorithm. But in case of our adversarial search, there are two players, min player and max player. तो मैक्स प्लेयर का जो भी टाइम है और मैक्स प्लेयर का जो भी एक्शन लिया है वो मिन प्लेयर को अफेक्ट करेगा और उसके बाद मिन प्लेयर अपना एक्शन लेगा, राइट. तो जैसे यहाँ पे मैक्स प्लेयर ने कोई टर्न लिया, उसके बाद ये चॉइसेस थी, अब यहाँ पे मिन प्लेयर अपना टर्न लेगा तो उसके पास जो भी चॉइसेस होगी इन दोनों चॉइसेस में से ही मैक्स प्लेयर अपना कुछ कर सकता है. तो व्हाट विल डू कि जैसे यहाँ पे मैक्स प्लेयर के पास ये दोनों ऑप्शंस थे तो इट विल सिंपली ट्राई टू मैक्सिमाइज its utility value best out of these two actions. जिस एक्शन के लिए ज्यादा यूटिलिटी वैल्यू आ रही है, आई विल कंसीडर दैट.
So let's take an example of this. So let's suppose that this is a simple game tree. So this is simply game tree with one move from the each player. So the upper triangle, these are represented. These represents the max player. So even if in exams or somewhere, this is not given ki what upper triangle is. You can simply assume ki those represents max player and this represents min player. And that can also thought of as कि first move हमेशा max player का होता है, then min player का, then max player का. Okay, and these I'll say कि these are my terminal states. तो max player के पास तीन options है, action 1, action 2 और action 3. right, कि या तो move 1 चले, move 2 और move 3. तो कौन सा चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मूव 1 चलते हैं तो इस स्टेट पे आएंगे. नाउ मिन प्लेयर का टर्न है. मिन प्लेयर के पास भी तीन ऑप्शंस आएंगे. सिमिलरली यहाँ पे आते हैं तो भी मिन प्लेयर के पास तीन ऑप्शंस आते हैं एंड यहाँ पे भी तीन ऑप्शंस आते हैं. तो कौन सा बेटर है, तो मिन प्लेयर क्या करेगा, मिन प्लेयर इन तीनों में से, इन जो तीन एक्शन है उनमें से कौन सा चूज करेगा जो इसकी यूटिलिटी वैल्यू को मिनिमाइज कर रहा होगा. यूटिलिटी मिनिमाइजेशन, राइट. क्योंकि मिन प्लेयर तब जीतेगा जब यूटिलिटी वैल्यू सबसे कम ज्यादा कम हो, राइट. मैक्स प्लेयर क्या करेगा, इन तीनों में से it will choose action which will maximize the utility, right. And that's the entire idea behind this min-max search algorithm. So if I give you the utility values for each of these nodes, let's suppose these are the terminal states and इनके लिए ये utility values given है. Okay, so we have the terminal states and utility values are given to us. So now what, यहाँ पे किसका टर्न है, मिन प्लेयर का टर्न, राइट. वी वांट टू फाइंड आउट दी कि कौन सा मूव चूज करना चाहिए मैक्स प्लेयर को. यहाँ पे मैक्स प्लेयर के पास तीन ऑप्शन थे, मूव 1, मूव 2 एंड मूव 3. बट तो इनमें से कौन सा वो चूज करेगा, इनमें से वो, जैसे तो अगर ये मूव 1 है, दिस इज मूव 2 एंड दिस इज मूव 3, और वी कैन से action 1, action 2, action 3. तो इनमें से वो कौन सा चूज करेगा जो जिसके लिए इस नोड की वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही हो, राइट. विल चूज मूव विथ मैक्सिमम यूटिलिटी वैल्यू. यूटिलिटी वैल्यू, बट इनकी यूटिलिटी वैल्यू किन पे डिपेंड करती है, इन तीनों पे, राइट. क्योंकि उसकी यूटिलिटी वैल्यू इन तीनों में से किसी एक की मैक्स होगी. अब इन और ये किसकी टर्न है, मिन प्लेयर की टर्न है. दैट मीन्स मिन प्लेयर विल ट्राई टू मिनिमाइज द यूटिलिटी वैल्यूज एट दिस नोड. तो इस नोड की यूटिलिटी वैल्यूज इन तीनों पे डिपेंड कर रही है, इन तीनों पे. तो अगर मिन प्लेयर का टर्न है तो वो क्या करेगा, ऐसा एक्शन चूज करेगा जो मिनिमाइज कर रहा है. तो इनमें से मिनिमाइज कौन कर रहा है, 3 वाला, राइट. तो तो आपका जो मिन प्लेयर है, दिस विल एंड अप चूजिंग दिस एक्शन. अगर यहाँ पे वो उसे एक्शन लेना पड़ रहा है इस स्टेट में, तो इट विल ऑलवेज एंड अप चूजिंग दिस वन. तो उससे उसे इसकी यूटिलिटी वैल्यू क्या मिली, 3. और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस स्टेट की,
तो यहाँ से कौन सा चूज होगा, दिस वन। तो इससे वैल्यू 2, और यहाँ से भी कौन सा चूज होगा, दिस वन 2। तो इन नोड्स की यूटिलिटी वैल्यू क्या होगी, 3 2 2। अब इनमें से मैक्स प्लेयर कौन सा है, मैक्स प्लेयर चूज करेगा जो कि दिस वन, बिकॉज दिस हैज द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ दिस। तो इस नोड की यूटिलिटी वैल्यू क्या होगी, 3। दैट मीन्स कि विच, और इस नोड की यूटिलिटी वैल्यू इज 3, दैट इससे इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो मेन मैक्स प्लेयर है उसे कौन सा नोड चूज करना चाहिए, इट हैज टू गो इन दिस लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन, तब M1 कुछ यही उसे सबसे बेटर ऑप्शन दे रहा है अभी। तो और max player will end up choosing move 1, and this is how the algorithm works, or this is how game search for it. So it will take the actions which will result into the this. तो our algorithm will return, तो अगर हम max player के लिए algorithm रन करते हैं तो it will return this action A1 as a best optimal or best or optimal move in the game, or move in this current state. Okay, so this is how this algorithm works. So this algorithm is known as something called minimax algorithm, which keep traverse between or keep switching between min player and max player until it reaches the end of the game. And जैसे गेम के एंड पे पहुंचती है, our utility function will assign some utility values to terminal states, and then वो utility values बैक ट्रैक होते हुए रूट नोड पे क्या आती है जहाँ पे हमें एक्चुअली एक्शन लेना। तो दैट्स द एंटायर आइडिया बिहाइंड और min-max search algorithm. Okay, so this entire search algorithm can be defined as this relation कि अगर मैं किसी स्टेट S के लिए मिनिमैक्स एल्गोरिथम कॉल कर रहा हूँ, तो अगर वो जो मिनिमैक्स वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, और जो मिनिमैक्स वैल्यू मीन्स जो यहाँ पे जो यूटिलिटी वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू फॉर दिस स्टेट इज आल्सो नोन एज मिनिमैक्स वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, इस स्टेट पे। अगर एस टर्मिनल स्टेट है तो उसका यूटिलिटी फंक्शन से जो वैल्यू दे रही हो, अगर टर्मिनल स्टेट नहीं है तो क्या होगा, मैक्स प्लेयर के लिए हमने चूज किया, तो इट विल टेक ऑल द एक्शंस, तो ऑल द एक्शंस जो भी है उनमें से उनका मैक्सिमम ले लेंगे, विल टेक मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स विल रन दिस। अगर मैक्स प्लेयर है तो, अदरवाइज मिन प्लेयर है तो ऑल द एक्शंस का मिनिमम लेके विल रन दिस, and that's how the algorithm will work. So let's see an example of this, and then we'll be able to understand more clearly. Okay, so let's suppose this is the example. You are given this max player and min player, max player, min player, and at the end terminal states. यहाँ पे utility values इस brackets में दी हुई है. These are utility values. Okay, तो हमें किसके लिए फाइंड करना है, we need to find out for max player, इस प्लेयर के लिए। तो इस प्लेयर के लिए किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, इस चीज पे और इस चीज पे। ये दो एक्शंस पॉसिबल है, A1 और A2, इनमें से कौन सा एक्शन लिया जाएगा ये हमें डिसाइड करना है। तो जो भी एक्शन A1, तो अगर
A1 से जो वैल्यू आ रही है दैट इज x एंड A2 से जो वैल्यू आ रही है दैट इज y। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y तो विल चूज A1 एंड अगर x is less than y विल चूज A2। सिंपल सा है। मतलब ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू है तो कोई सा भी चूज कर सकते हैं, बट ग्रेटर है तो A1, लेस देन है तो A2। ओके, सो बट यहाँ पे ये चीज डिपेंड कर रही है इन दोनों नोड्स पे, इन दोनों की यूटिलिटी वैल्यूज पे, राइट। तो विल वी कुड सिंपली, ये मैक्स प्लेयर तो हमें क्या करता है, सिंपली मैक्स ऑफ A1 एंड A2 से जो वैल्यूज आ रही है, लेकिन A1 और A2 से वैल्यू इन चीजों पे डिपेंड कर रही है। इससे किस पे डिपेंड कर रही है, ये वैल्यूज इन चीजों पे। तो दिस इज x A1 x A12 जो कि अगेन मैक्स प्लेयर का टर्म है, तो यहाँ पे इन चीजों पे डिपेंड कर रही है, which is x A1 2। पीछे की इन पे डिपेंड कर रही है, इन चारों पे। तो इनमें से कौन सी वैल्यू, अब सिंस वी हैव रीच्ड द टर्मिनल स्टेट्स, यहाँ पे मिन प्लेयर क्या करेगा, इट विल चूज द एक्शन विच मिनिमाइज द वैल्यू। दो वैल्यूज पॉसिबल है, -29 और 84, कौन सी मिनिमम है, -29। तो कौन सा एक्शन चूज होगा, दिस वन। तो इसके लिए जो यूटिलिटी वैल्यू आएगी दैट विल बी -29। ओके, एंड सिमिलरली इसके लिए क्या है, जो इनमें से मिनिमम है दैट विल -37। सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो, यहाँ पे भी कौन कौन सी आएगी, -43 -75, right, because it will always choose the minimum one. This one -51, this one -46, -13 and 26। तो ये these were the actions taken by the min player। तो max player क्या करेगा, it will try to maximize all the जो भी possibilities है। तो it will, यहाँ पे क्या आएगा, -29, यहाँ पे -43, इन दोनों का मैक्सिमम -46 एंड 26। अगेन मिनिमम प्लेयर का टर्न है, तो इनमें से कौन सा चूज करेगा, मिनिमम, -43 -46, इनमें से मैक्सिमम -43। तो दिस इज द यूटिलिटी वैल्यू फॉर दिस, और मिनिमैक्स वैल्यू, यू कैन से मिनिमैक्स वैल्यू। ओके, तो कौन सा एक्शन चूज करना पड़ेगा मैक्स प्लेयर को, ये वाला एक्शन चूज करना पड़ेगा, A1 विल बी चूज। Okay, so this is how your minimax search algorithm works. Okay, so what are the different properties of the minimax algorithm? Since we talked about properties, complete, yes, it is complete। अगर geometry finite है तो optimal, yes, अगर आपका opponent भी optimal किया जा रहा है तो yes। Time complexity b to the power m, because we usually run DFS only। टेक्निकल क्या होगा, एल्गोरिथम विल गो टिल हेयर, यहाँ से इसको बैक ट्रैक करेगा, देन यहाँ से, देन बैक ट्रैक, देन गो टू दिस पाथ, देन बैक ट्रैक, गो, एंड यहाँ से जो भी वैल्यू जा रही है फिट। तो एल्गोरिथम DFS ही रन हो रही है, दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आर सिमिलर टू DFS। ओके, सो
This is known as a minimax search algorithm, which can be used to find the best optimal path in the state space of a game. Okay, so that now that we have talked about this minimax algorithm, but we just show that कि time complexity that is b to the power n. यहाँ पे b क्या है, b के बारे में हमने पढ़ा था ब्रांचिंग फैक्टर, एंड m क्या है, length of the longest path, right? Length of longest path. देखिए टोटल पाथ कितना पॉसिबल है, टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ मूव्स यहाँ पे देखा जा सकता है, एंड दिस इज अ इशू, दिस इज अ रियली इशू, क्योंकि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज टू मच. Okay, let me just show you an example of this. Okay. Let's see an example for the chess. तो जो chess है उसके लिए branching factor is 35. तो this is B, which is 35, and the game length M, it, it, it is around 100. तो जो time complexity है b to the power n, which is 35 to power 100. तो आपको इतना सर्च स्पेस, तो this need to search these many states to find a single optimal move, optimal move for player. That means कि आपको इतनी स्टेट्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी एक मूव सर्च करने के लिए. दिस इज अ रियली बिग इशू. अगर मान लो जिस अगर ये एल्गोरिथम से रन करें और एक उसके लिए इतने मूव्स के लिए हम चल रहे हैं, तो व्हाट्स गोना हैपन, आपको एक मूव चलने के लिए ही ईयर्स लग जाएंगे, सिर्फ एक मूव. उसके बाद दूसरा प्लेयर अपना मूव चलेगा, फिर जैसे कंप्यूटर का टर्न आया, it will start doing this minimax search algorithm with the new state, and it will find the optimal path which will take optimal move which will take this much of time again. तो you realize कभी एक मूव ही नहीं चल पाएंगे हम. So this is a issue, this is a really big issue कि how what to do with this. So that's where we need some kind of improvement in this algorithm, right? So that's where something called alpha beta pruning comes in. So what is this alpha beta pruning? Alpha beta pruning is nothing complicated. It's simply a way to reduce our search space. Okay. So the problem with minimax search algorithm is that the number of game states those are exponential. For any move, it need to examine an exponential search space to take a proper move. That is an issue, right? So what can we do to solve this problem? So remember this example. तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से मिनिमम प्लेयर जा रहा था, यहाँ से
तो वी वर टेकिंग 3 मिनिमैक्स वैल्यू, राइट? तो दिस वाज मिनिमैक्स वैल्यू 3। तो अगर हम कुछ ऐसा कुछ सोच लें कि हमें पूरा सर्च स्पेस एक्सप्लोर नहीं करना पड़े, एंड स्टिल वी कैन कम अप विद दिस मिनिमैक्स वैल्यू 3, डिसाइडिंग कि ये दिस इज द पाथ यू नीड टू टेक, स्टेक्स यू नीड टू टेक, तो बेटर है, राइट? तो अगर हम कुछ इस सर्च ट्री का कुछ पाथ एक्सप्लोर करना ही ना पड़े हमें कुछ पार्ट, तो it would be better, it would reduce some search space. So let's see how can we do that. Okay, तो अभी के लिए let me erase this. Okay, तो अभी मैं इसको देखता हूँ। एल्गोरिथम इस पे आई, उसने इस नोड को देखा, एल्गोरिथम विल से कि इसके लिए मिनिमैक्स वैल्यू कंप्यूट करना। तो अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके पास? अभी इसके पास कोई कुछ भी हो सकता है, इसके लिए जो मिनिमैक्स वैल्यूज है, जो पॉसिबिलिटीज है, दोज आर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, राइट? इनके बीच की कोई भी वैल्यू एक हो सकती है इस पे, वी डोंट नो, राइट? डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ यूटिलिटी वैल्यूज आर देयर एट आवर टर्मिनल स्टेट्स, इस पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, तो वी कांट रियली बी श्योर अबाउट इट। तो एल्गोरिथम इसको चेक करती है, एंड एल्गोरिथम विल मूव टू दिस स्टेट, राइट? डीएफएस में रन होता है, तो दिस इज द रूट। डीएफएस कैसे रन करता है? रूट, उसके बाद एक पाथ लिया और उस पर चलते गए, तो दिस इज द पाथ एल्गोरिथम इज टेकन। अभी वी डोंट नो कि ये पाथ सही है या गलत है। यहाँ पे पहुंचे, अगेन विल कंप्यूट द इट्स मिनिमैक्स वैल्यू, लेकिन इसकी मिनिमैक्स वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे। तो जैसे यहाँ पे पहुंचे, वी रियलाइज कि इसकी मिनिमैक्स वैल्यू 3 है, तो इसकी मिनिमैक्स वैल्यू 3 है, इससे इस पे क्या पता चल रहा है हमें? इससे ये पता चल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो लेस देन इक्वल टू 3 होगी, राइट? बिकॉज ये तो हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा ना, तो अगर ये मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है तो इसको 3 मिला है, तो आगे इन स्टेट्स पे कुछ भी हो, अगर वो 3 से बड़े हैं तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, हमेशा 3 ही चूज होगा, राइट? तो इसकी मिनिमैक्स वैल्यू क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी से 3 की रेंज में फिक्स होगी अभी के लिए, विदाउट इवन एक्सप्लोरिंग दीज वैल्यूज, राइट? तो इसकी वैल्यू होगी 3 या फिर उससे छोटी ही, उससे छोटी ही होगी, राइट? गुड। तो नाउ लेट्स गो फॉर दिस वन। यहाँ पे जाते 12 मिला, 12 इज ग्रेटर देन 3, तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, तो दिस वॉन्ट बी कंसिडर, एंड यहाँ से मिला 8, 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, तो ये भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी फाइनल जो यूटिलिटी वैल्यू आ गई वो आ गई है 3 ओनली, राइट? तरह से, तो इसकी यूटिलिटी वैल्यू आ गई है 3। ओके गुड। तो इसकी अगर यूटिलिटी वैल्यू 3 आ गई है, तो उस पे इससे क्या फर्क पता चल रहा है यहाँ पे, कि इसकी यूटिलिटी वैल्यू, अगर यहाँ पे यूटिलिटी वैल्यू कुछ भी हो, एक्स और वाई में अभी मान के चल रहा हूँ, ये कुछ भी हो, इसकी यूटिलिटी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 3 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर एक्स और वाई की वैल्यू 3 से छोटी भी है, अगर एक्स और वाई की वैल्यू 3 से छोटी है, तो ये जो एक्शन कंसिडर हो जाएगा हमेशा, और अगर एक्स और वाई की वैल्यू 3 से बड़ी आती है, तो डेफिनेटली वो एक्शन कंसिडर हो जाएंगे, तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ओनली, राइट? इसके लिए जो यूटिलिटी वैल्यू आएगी वो
3 से हमेशा बड़ी ही रहेगी. Good. Now that we explored this search tree, algorithm will go into this path, explore this. This is not a terminal state, तो क्या होगा? Will go into this path and यहाँ से उसे पता चलता है कि यहाँ पे यूटिलिटी वैल्यू है 2. तो अगर यहाँ पे यूटिलिटी वैल्यू 2 मिलती है तो उससे इस नोड की यूटिलिटी वैल्यू के बारे में क्या पता चलता है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू 2, राइट? क्योंकि यहाँ पे दिस इज द मिन प्लेयर, दिस इज द मिन प्लेयर, तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे x और y इनकी वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो, अगर वो 2 से छोटी हो गई तो ही वो कंसिडर होंगी, अदरवाइज तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, राइट? तो इसकी यूटिलिटी वैल्यू हमेशा किससे छोटी रहेगी? 2 या उससे छोटी रहेगी. अगर इसकी यूटिलिटी वैल्यू 2 से छोटी है तो ये कभी इस पे इफेक्ट डालेगा? नहीं, क्योंकि इसकी यूटिलिटी वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी होनी चाहिए. तो इसकी यूटिलिटी वैल्यू अगर 2 से छोटी है तो इट विल नेवर बी एबल टू इफेक्ट दिस, राइट? अगर उसको कभी इफेक्ट डालेगा ही नहीं वो, तो व्हाई डू वी नीड टू सर्च दीज पाथ? वी नो देयर इज नो नीड फॉर सर्चिंग दीज, बिकॉज वी हैव जस्ट मेड एन एस्टिमेटेड कि इसकी इन पे अगर कुछ भी वैल्यू आया यहाँ पे, उससे इस पे फर्क नहीं पड़ रहा. आप जिस नोड के लिए यूटिलिटी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो हमें इन दोनों को सर्च करने की जरूरत ही नहीं. तो आई कैन सिंपली कट दी सर्च है, एंड दैट्स वेयर दिस इंप्रूवमेंट कम्स इन, कि मुझे अभी इन दोनों में सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. एंड लेट्स सी इसका एग्जांपल. अब एल्गोरिथम क्या करेगी? इस साइड पे जाएगी. अब y की वैल्यू क्या चाहिए? अगर 3 से बड़ी आ रही है y की वैल्यू तभी हमें फर्क पड़ता है. अगर 3 से छोटी आ रही है तो हमें फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू फिर 3 ही फिक्स हो जाएगी. तो दिस शुड बी 3 से बड़ी. ओके, तो लेट्स सी क्या है. 14. तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 14. अब y की वैल्यू लेस देन 14 है, दैट मीन्स कि स्टिल ये 3 से बड़ी तो हो ही सकती है. तो नॉट अ गुड way to terminate here. Algorithm has to go into this path. 5 से क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 14 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी भी नहीं हो सकती. 5 से बड़ी नहीं हो सकती, that still doesn't mean कि ये 3 से बड़ी नहीं हो सकती, right? Because 3, 4 and 5 are still there. So then algorithm has to choose this path also. यहाँ से पता चलता है कि इसकी वैल्यू will be less than equal, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 only. अब 2 है तो ये इस पे क्या फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या फिक्स हो गई देन? इसकी वैल्यू फिक्स हो गई 3. तो एज यू कैन सी there was no need to search for this and this, and still we were able to compute कि this is the action you need to take, right? So this is what we call alpha beta pruning, कि we are while searching for this path we can make some kind of inference कि इनको सर्च करने के बिना भी हम पाथ फाइंड कर सकते हैं. That means कि we don't need to do this redundant work, and it will improve our algorithm's time complexity. So this is what Minimax, so Minimax with alpha beta pruning looks like. So this alpha beta pruning is simply an optimization to Minimax algorithm.
Okay. Okay, let's see another example of the alpha beta pruning, and let's see कि इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ रही है और कितने यहाँ पे कट कर सकते हैं. So we again, this is max player's turn. This is min player. Max player and min player. So we need to find out the utility values for this node. इस नोड के लिए क्या यूटिलिटी वैल्यूज आएंगी? That's our goal. तो क्या होगा? We'll run our minimax algorithm. We'll go to here. We'll check utility value of this, but since it's not a terminal state, we'll keep going into the path until we found the terminal state, which is here. तो यहाँ पे जाके हमें terminal state मिली. These are not means, these are terminal states. Okay. So max player का टाइम है, तो इससे इसकी वैल्यू को क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू होगी हमेशा 10 से या 10 से बड़ी, राइट. एंड लेट्स सर्च फॉर दिस पाथ आल्सो, एंड यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो होगी that will be not greater than 10 but 10 only, since 6 है इनके मैक्स प्लेयर. तो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इससे इसके पे क्या पता चल रहा है? दिस इज अ मिन प्लेयर, राइट. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 ओनली, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर y होती है तो इन दोनों का मिनिमम होगा. तो y की वैल्यू अगर 10 से बड़ी है तो सिर्फ 10 हो जाएगी, अगर y की वैल्यू 10 से छोटी है तो y will take the place. तो in every case, depending upon y की वैल्यू क्या है, कुछ भी होती है, this node will only have minimum value less than equal to 10. Okay. But we still don't know कि exactly क्या वैल्यू आएगी. So let's find out the values. Let's go for this. Okay. And तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इस पे, which is 100. 100 से इससे क्या पता चल रहा है कि y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100. तो अब इस यहाँ पे वैल्यू y की वैल्यू 100 या उससे बड़ी आ रही है. अगर 100 या उससे बड़ी आएगी तो मुझे इस बात को सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि इससे यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 फिक्स हो गई है. अगर y की वैल्यू 100 से बड़ी आती है तो भी ये मिन प्लेयर इसकी वैल्यू 10 से छोटी हो सकती है. दैट मीन्स कि डजंट इट वोंट इवन मैटर ऑन द y's वैल्यू नाउ. तो इस नोड की वैल्यू कितनी होगी? 10. एंड अगर इस नोड की वैल्यू 10 हो गई तो इस नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 10. कि या तो यहाँ पे जो भी x है उससे डिपेंड करेगा, बट अगर x की वैल्यू 10 से छोटी है तो 10 रह जाएगी, और x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो it will be greater than 10, और जो भी x. So we can simply prune this part of the search tree code. Now now we'll backtrack and go into this direction. Let's try to compute the value for x. x की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी? इस पे. तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो होगी that will be 1 or greater than 1, and यहाँ से it will be 2 only.
तो अगर 2 यहाँ पे है तो इससे x की वैल्यू किससे क्या पता चल रही है, 2 या उससे छोटी। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू 2 या छोटी मिल रही है क्योंकि मल्टीप्लायर है, तो या तो 2 और यहाँ पे z जिसकी वैल्यू भी होगी, तो अगर z 2 से छोटा है तो z की वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज x की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये 2 से छोटी मिल रही है तो ये इस पे फर्क डालेगा ही नहीं कुछ, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रह जाएगी, 10 ओनली। So we don't even need to search this entire search tree. So this entire search tree can be proved. So that this can be proved. This is why alpha beta pruning is useful. It can help us prune these search trees in a much longer, much efficient manner, or improving our efficiency of time complexity of the our minimax code. तो जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है, that can improve our time complexity to b to the power n by 2। तो अभी भी एक्सपोनेंशियल ही है, बट काइंड लाइक ऑन एवरेज, इफ अगर हम अल्फा बीटा प्रूनिंग एफिशिएंटली करें तो दिस विल गिव अस द वैल्यू, ऑन एवरेज वैल्यू बीटा b to the power m by 2। So why this name alpha beta pruning is because this is the alpha is the value, a lower bound on the value that a max node may be assigned, and beta is the upper bound on the value that a min node can be assigned. So you can go to alpha best value for max path and beta is the min value। So this same concept is जो range हम लिख रहे थे अल्फाबेट, तो जो range usually है अल्फा बीटा तक की है। तो अगर alpha is greater than beta, we can simply prune the branch, that you can simply, okay, you can simply go over this, but the entire concept is just exactly same। Okay, so with this, let's stop here, and so what, how the alpha beta pruning optimize the algorithm, it can help us in reducing the time complexity of minimax search algorithm। So you can, okay, with this let's stop here, and